Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali. ये हमने स्टार्ट किया था सेकंड ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर चैप्टर नंबर 13 थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे उसका क्या नाम है। आज हम बात करेंगे थर्मोरेगुलेशन। देखेंगे थर्मोरेगुलेशन क्या है और थर्मोरेगुलेशन की क्लासिफिकेशन की गई है, एनिमल की क्लासिफिकेशन की गई है दो बेस पे। एक उसमें हीट प्रोडक्शन की बेस पे और दूसरा थर्मल रेगुलेशन की बेस पे। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बात करें अगर थर्मो रेगुलेशन की, थर्मो रेगुलेशन आप पहले भी जानते हैं, एक ऐसा अमल होता है जिसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, इसके अंदर एक टॉलरेबल रेंज के अंदर। ये एक हेमियोस्टैटिक प्रोसेस है और इसको बॉडी टेम्परेचर को एक रेंज के अंदर मेंटेन कर रही होती है और एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अमल के ज़रिए इसको क्या किया जा रहा होता है, कंट्रोल किया जा रहा होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक होम्योस्टैटिक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि मेंटेन करता है क्या चीज़, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन द रेंज डिस्पाइट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर चेंजेस। बाहर वाले माहौल के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, उसके बावजूद जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उसको एक रेंज के अंदर क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा होता है, रेगुलेट किया जा रहा होता है। इस होम्योस्टैटिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। अब जो थर्मो रेगुलेशन है एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मो रेगुलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर एनिमल। एनिमल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एनिमल की बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं। अब हर एंजाइम जो है एक खास टेम्परेचर के ऊपर वर्क करता है। टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो अपना काम छोड़ देता है, या टेम्परेचर कम होता है तो भी अपनी एफिशिएंसी उस तरह से परफॉर्म नहीं करता। इस वजह से एनिमल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल की बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम वर्क करते हैं, बेस्ट वर्क करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर। अगर उस टेम्परेचर को, ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर डिक्रीज होगा या ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज होगा, तो एट दैट टाइम एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती। टेम्परेचर में अगर कमी आती है तो आपको पता है एंजाइम के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट एंजाइम की सरफेस के ऊपर बाइंड करेगा, उनके दरमियान जो कोलिजन है वो क्या हो जाएगी, लो टेम्परेचर की वजह से वो स्लो डाउन हो जाएगी। जब वो स्लो डाउन हो जाएगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आराम आराम से जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ओवरऑल वो जो रिएक्शन है वो रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जब रिएक्शन स्लो हो जाएगा तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इसी तरह से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनके मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी रफ्तार में क्या हो रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। इसके नतीजे में अल्टीमेटली क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, एंजाइम क्या हो चुका होता है, डी नेचर हो चुका होता है। एक तो ये हमने देखा कि एंजाइम एनिमल के लिए ज़रूरी हैं, थर्मोरेगुलेशन इस वजह से एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको पता है हर एनिमल के, अगर हम एक सेल की बात करते हैं ना, तो सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो कुछ इस तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, ये लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है। तो ये जो लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है ये भी टेम्परेचर की वजह से इफेक्टेड होता है, मुतासर होता है। आपको पता है मेम्ब्रेन किससे बनकर बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से। तो लिपिड बाइलेयर बहुत सेंसिटिव होती है, किसके लिए सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर इजाफा होता है तो इस टेम्परेचर में इजाफा होने की वजह से जो ये वाले जो मॉलिक्यूल है इन्होंने जो मेंटेन की हुई है, इसकी परमिएबिलिटी होती है, सेलेक्टिव चीज़ों को ये अपने अंदर आने जाने की इजाज़त देती है। टेम्परेचर इजाफा होने की वजह से ये परमिएबिलिटी को लूज कर देते हैं। तो टेम्परेचर में जब हम इजाफा करते हैं या होता है तो एनिमल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लूज कर देगी सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी। इसी तरह से जब टेम्परेचर में कमी होगी तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये लॉक हो जाएगा,
ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जो फैटी एसिड है आपस में जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, जब ये लॉक हो जाएगा तो ये ब्रिटल हो जाएगा और अल्टीमेटली ब्रोकन हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये भी लो टेम्परेचर भी एंजाइम टेम्परेचर भी लिपिड बाइलेयर के लिए क्या होगा, सेंसिटिव होगा। तो इस वजह से एनिमल के लिए थर्मोरेगुलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनिमल को कैटेगराइज किया जाता है दो बेस पे। एनिमल को हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, एक तो बेस्ड ऑन हीट प्रोडक्शन, जो एनिमल हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहेंगे, जो नहीं करते उनको क्या कहेंगे। और दूसरा एनिमल को कैटेगराइज किया जाता है थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन का मतलब है कि जो खुद मेंटेन करेंगे या खुद मेंटेन नहीं करेंगे। इस बेस पे हम जो एनिमल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एनिमल बेस्ड ऑन हीट प्रोडक्शन, एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म क्योंकि बुक में नहीं है उसको मैं बता दूंगा, वैसे लिख के बता दूंगा, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्टोथर्म क्या होता है। अब एक्टोथर्म कौन से एनिमल होते हैं। अब ऐसे एनिमल जो हीट के लिए अपने इन्वायरमेंट के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं ना, उनको बोला जाता है एक्टोथर्म्स। अपनी बॉडी में इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस नहीं करते। और ऐसे एनिमल जो बाहर इन्वायरमेंट के ऊपर हीट का इन्हिसार नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी बॉडी जो उनकी बॉडी होती है ना वो इंटरनली हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, उन एनिमल को बोला जाता है एंडोथर्म्स। तो जब हम बात करते हैं ना एक्टोथर्म्स की, बॉडी टेम्परेचर जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर। एक्सटर्नल सोर्स किसका, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, हीट हमेशा वो लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से कहाँ से लेंगे, वाटर से लेंगे हीट, सन से लेंगे, रॉक से लेंगे। तो ये वो सोर्स हैं उनके जिनसे जिनसे वो क्या करते हैं, हीट लेते हैं। क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर लो मेटाबॉलिक रेट, जब मेटाबॉलिक रेट लो होगा तो हीट प्रोड्यूस भी उतनी ही होगी। तो इस वजह से ये डिपेंड करेंगे अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। ये फिर करते क्या है, इनके अंदर कुछ अडेप्टेशन करते हैं अपने बिहेवियर का इस्तेमाल करते हुए ना, ये या तो हीट को लॉस करेंगे या हीट को क्या करेंगे, गेन करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मोस्ट इनवर्टिब्रेट, ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल हैं ये किसके अंदर आते हैं, एक्टोथर्म्स के अंदर आते हैं। जब हम बात करेंगे एंडोथर्म्स की, तो मैंने पहले बताया था कि ये क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो है ना ये जनरेट करते हैं इंटरनली, खुद जनरेट करते हैं हीट को। क्योंकि इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होता है, हाई होता है। जब मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इनको बाहर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। ये मेंटेन करेंगे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस एक कांस्टेंट रेंज के अंदर रखते हुए मेंटेन करेंगे। इनकी जो अडेप्टेशन है ये क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करेंगे। बॉडी इनकी इंसुलेशन का काम करेगी जब बॉडी का टेम्परेचर लो होता है। और वो कैसे करती है, डिफरेंट तरह की अडेप्टेशन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। या इसमें होगा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकली कि वो क्या काम करेगी, इसको भी हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से एनिमल हैं जो एंडोथर्म्स हैं, बर्ड हैं और मैमल हैं। पहली दफा एनिमल को इस बेस पे कैटेगराइज किया गया था। तीसरी जो कैटेगरी थी वो थे हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस करते थे और कुछ वो इन्वायरमेंट से लेते थे। इस वो तीसरी कैटेगरी क्यों बनाई गई, क्योंकि कुछ रेप्टाइल ऐसे थे, कुछ लिजर्ड की ऐसी टाइप थी जो हीट प्रोड्यूस करती थी, वो एक्टोडर्म की क्लासिफिकेशन में सेटिस्फाइड नहीं थे या जस्टिफाइड नहीं किया जाता था। इस तरह से कुछ मैमल ऐसे थे जो कि इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। इस वजह से उन एनिमल को, वो मैमल जिसमें बैट्स आ जाते हैं या जो लिजर्ड्स आ जाती हैं, उनको कैटेगराइज किया गया था एक थर्ड क्लास के अंदर जिसको क्या बोलते थे, हेट्रोथर्म्स। ठीक है, इसके बाद जो है ना, ये तो हीट सोर्स, हीट प्रोडक्शन की बेस पे इनको एनिमल को कैटेगराइज किया गया। जो इसके बाद एनिमल को थर्मोरेगुलेशन की बेस पे दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज पोकिलोथर्म्स एंड सेकंड वन इज होम्योथर्म्स। ठीक है, तो जो पोइकिलोथर्म्स हैं ये बेसिकली वो एनिमल हैं जो जिनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म लो होता था, अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे, अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज करते थे, तो वो पोकिलोथर्म्स हैं। और जो एनिमल अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं करते,
बल्कि एक रेंज के अंदर रखते हैं, वो होम्योथर्म्स है। होम्यो का मतलब ही सेम होता है, थर्म्स का मतलब होता है टेम्परेचर। अनएबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो अनएबल होते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वेरी करता है उनके इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, और ये जितने भी एक्टोथर्म थे वो सारे पोइकिलोथर्म्स है। इसमें वही बात, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मोस्ट इनवर्टिब्रेट आर पोइकिलोथर्म्स। उसके बाद होम्योथर्म्स की जब बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को, किसके बावजूद, डिस्पाइट द इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीलियां आने के बावजूद अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन करेंगे। इनको रिक्वायर होती है मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कोई किलोथर्म्स। मोस्टली ये क्या है, एंडोथर्मिक जानदार होते हैं ज्यादातर। और एंडोथर्म कौन कौन से हैं, इसकी एग्जांपल बर्ड एंड मैमल्स। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आया हुआ होता है बोर्ड के अंदर, डिफरेंस बिटवीन कोई किलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स, और ये डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना थर्मोरेगुलेशन की, थर्मोरेगुलेशन में जो एनिमल की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस्ड ऑफ हीट प्रोडक्शन, ऑन द बेस्ड ऑफ थर्मोरेगुलेशन, तो ये चार टर्म जो है ना हमने डिस्कस की। तो इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने याद कर लेना है। इसमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।